Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Mrs. Sarita, your SST teacher. Students, hope you all are fit and fine. Today we will start our new chapter in civics, understanding laws. So watch the video carefully and answer the questions asked in the end of the video through comment box. Let's start. बच्चों आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सब पर एक समान लागू होते हैं। सेकंड, रूल ऑफ लॉ, ये क्या है, किसने इस रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश किया। थर्ड, लॉ एंड ऑर्डर इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में किस तरह के लॉज थे, कैसे उन रूल्स को फॉलो कराया जाता था, ये पढ़ेंगे। फोर्थ, लॉ एंड ऑर्डर इन ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश टाइम में लॉ की कंडीशन क्या थी, कौन कौन से आर्बिट्रेरी या अत्याचारी कानून बने। फिफ्थ, रोल ऑफ इंडियन लीडर्स इन द इवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, हमारे इंडियन लीडर्स का ब्रिटिश शासन के दौरान रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करने में क्या योगदान रहा। सिक्स्थ, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश आज़ाद हो जाने और नया संविधान बन जाने से कौन कौन से नए नए लॉज सिटीजन्स की वेलफेयर को ध्यान में रखकर बनाए गए, ये सब पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अब तक पढ़ चुके हो कि पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज, इसमें से भी कितने ही लॉज के बारे में आप फैमिलियर भी होंगे, एज स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ वोटिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। अब हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कानून सब पर एक समान लागू होते हैं। डू लॉज अप्लाई टू ऑल। स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 43। यहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एक एग्जाम्पल से, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनके बेटे ने एक क्राइम किया है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको 10 इयर्स की जेल की सज़ा सुनाई है। इसमें वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो क्रिमिनल के फादर हैं, अपने बेटे को छिपाने में, उसको बचाने में उसकी हेल्प करते हैं, और क्योंकि वो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं तो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि क्या एक गवर्नमेंट ऑफिसर का यह एक्शन सही है, क्या उन्हें अपने बेटे को इसलिए बचाना सही होगा कि वो पावरफुल हैं। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है और ये बिल्कुल क्लियर केस है वॉयलेशन ऑफ लॉ का। मीन्स कानून का उल्लंघन करना, लॉ को डिसओबे करना। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पहले भी यूनिट फर्स्ट के चैप्टर में पढ़ चुके हो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज़ द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्लियर बोल दिया था उसी टाइम पर कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा, जिसके लिए उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सो मैनी प्रोविजंस रखे टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ इन आवर कंट्री। क्या है ये रूल ऑफ लॉ? ये एक आइडिया, प्रिंसिपल या सिद्धांत, एक प्रोसेस, मैकेनिज्म या एक नॉर्म है, अकॉर्डिंग टू विच ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़रों में एक समान होंगे। इस तरह हमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि यस, इंडिपेंडेंट इंडिया में लॉज अप्लाई टू ऑल। नाउ योर सेकेंड टॉपिक इज़ रूल ऑफ लॉ। आइए बच्चों, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कह दिया गया है कि हमारा लॉ किसी भी पर्सन के साथ जेंडर, कास्ट या रिलीजन के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेगा। दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबाउट द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वह गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वेल्दी पर्सन या कोई अमीर आदमी हो, यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च नागरिक प्रेसिडेंट भी कानून से ऊपर नहीं है। किसी भी क्राइम या वायलेशन ऑफ लॉ के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट एंड प्रोसेस बनाए गए हैं, जिससे कि अपराधी को पनिश किया जा सके और सबको समान रूप से न्याय मिल सके। यहाँ हमारा सेकंड टॉपिक भी रूल ऑफ लॉ क्लियर हो जाता है कि हाँ, स्वतंत्र भारत में कानून की नज़रों में सब लोग एक समान हैं। अब बच्चों, हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी बनती है कि ये तो हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन
हमारे एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में हमारा लॉ सिस्टम कैसा था। एंड दिस इज़ आवर थर्ड टॉपिक ऑल्सो। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल फोकस करके समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं एंशियंट इंडिया में किस तरह चलती थी कानून व्यवस्था। उस समय कोई परफेक्ट रूल नहीं था, असंख्य कानून बने थे और हमारी सोसाइटी में माइट इज़ राइट की थ्योरी चलती थी। बच्चों, आपने वो कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग पर्सन सोसाइटी के ऊपर अपना अधिकार रखता था। अक्सर लॉज एक दूसरे से टकराते रहते थे, मीन्स ओवरलैपिंग होती थी, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग अलग अलग लॉज फॉलो करते थे और एक कम्युनिटी में जो सही माना जाता था कई बार दूसरी कम्युनिटी में गलत हो सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पर्दा सिस्टम लोअर कास्ट में कंपलसरी था और उसको अच्छा माना जाता था, पर अपर कास्ट में उसको बुरा मानते थे और कोई भी उसको फॉलो नहीं करता था। इसी तरह और दूसरे लॉज में भी ये इनइक्वालिटी देखने को मिलती थी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इंडिया में कास्ट सिस्टम एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिच पुअर, इन सब प्रैक्टिसेस ने सोसाइटी के स्ट्रक्चर या संरचना को स्पॉइल कर दिया था। एंशियंट इंडिया में हमारी सोसाइटी में जो व्यक्ति क्राइम करता था उसे पनिशमेंट उसके कास्ट और सोशल स्टेटस को देखकर दिया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम क्राइम के लिए अगर क्रिमिनल अपर कास्ट या रिच फैमिली को बिलोंग करता था तो सिर्फ वार्निंग और कभी कभी थोड़ा फाइन लेकर छोड़ दिया जाता था। एंड ऑन द अदर हैंड, यदि क्रिमिनल लोअर कास्ट या पुअर फैमिली को बिलोंग करता था तो उसे सिवियर पनिशमेंट या कड़े से कड़ा दंड दिया जाता था और उससे बहुत अधिक फाइन लिया जाता था। तो बच्चों, आप जान गए होंगे कि ऐसी चल रही थी हमारे प्राचीन भारत की कानून व्यवस्था। यहाँ हमारा थर्ड टॉपिक क्लियर हो जाता है। ओके बच्चों, नाउ योर फोर्थ टॉपिक इज़ द लॉ एंड ऑर्डर इन ब्रिटिश टाइम। स्टूडेंट्स, फिर अंग्रेज़ लोग भारत में आ गए और उन्होंने हमारे इंडिया पर कंट्रोल कर लिया। आइए अब समझते हैं कि ब्रिटिश टाइम या अंग्रेजी शासन में हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की कैसी कंडीशन थी। यहाँ पर ये बात आपको क्लियर कर दें कि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ब्रिटिश शासन बहुत अच्छा था। उन्होंने ही यहाँ पर फर्स्ट टाइम रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया। बच्चों, रूल ऑफ लॉ तो आप समझ ही गए हैं, दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस या इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश शासन में तो तानाशाही थी, किसी को अपनी बात कहने का, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेडिशन एक्ट 1870 है, जो ब्रिटिश द्वारा इंडिया में लागू किया गया। क्या है ये एक्ट? क्या होता था इस एक्ट में? इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इफ़ एनी पर्सन protesting or criticizing the British government could be arrested without due to trial. It means यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करता था, उसकी आलोचना या बुराई करता था, तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था बिना किसी मुकदमे के। मीन्स उसको जज के सामने अपनी बात कहने का, अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिलता था और एक बार जेल में डालने के बाद ये किसी को मालूम नहीं होता था कि वो जेल से कब बाहर आएगा। ब्रिटिश टाइम में इंडियंस पर अत्याचार करने के लिए इसी तरह के सो मैनी लॉज बनाए गए थे। नाउ योर फिफ्थ टॉपिक इज़ रोल ऑफ इंडियन लीडर्स टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल और ब्रिटिश पीरियड। इट इज़ ऑन पेज नंबर 44 इन NCERT बुक। बच्चों, अब बात करते हैं अपने ग्रेट इंडियन लीडर्स की, जिन्होंने हजारों मुसीबतें झेलते हुए, ब्रिटिश के घोर अत्याचारों को सहते हुए कंटिन्यूसली ब्रिटिश के तानाशाही शासन का विरोध किया, उसकी कड़ी आलोचना की और अपने देश में इक्वलिटी एंड रूल ऑफ लॉ लाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ते रहे। स्टूडेंट्स, यहाँ आप इमेजिन कीजिए, अगर हमारे ग्रेट इंडियन लीडर्स ने निस्वार्थ भाव से देश के लिए लड़ाई ना लड़ी होती तो आज हम भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते। उनके निस्वार्थ भाव को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी के एंड तक सभी इंडियंस जो लीगल प्रोफेशन में थे, उन्होंने इस लड़ाई को ज्वाइन कर लिया
और डिमांड रखी कि ब्रिटिश कोर्ट में सभी इंडियंस को रेस्पेक्ट दी जाए। उन्होंने इंडियंस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ब्रिटिश द्वारा बनाए गए लॉज को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना शुरू कर दिया। इंडियन जजेस ने भी अपने इंडियन भाइयों के फेवर में डिसीज़न देकर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इस तरह सभी लोगों के द्वारा किए गए अथक प्रयासों से धीरे धीरे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने के प्रयास किए गए। इसकी शुरुआत तो ब्रिटिश टाइम में ही हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ही लागू हो पाया। हियर वी हैव क्लियर्ड आवर 5th टॉपिक। Now come to page number 45. Here is your 6th and last topic of the first part of this chapter, adoption of the constitution. आइए इसको समझते हैं। After independence, with the adoption of the constitution, it means हमारे लीडर्स की मेहनत रंग लाई और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। हमारे लीडर्स के कठिन परिश्रम से लगभग 3 years, एग्जैक्ट पीरियड 2 years 11 months and 18 days में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको एनफोर्स या लागू कर दिया गया। तब से इसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बल पर हमारे यहाँ अनेकों लॉज बनाए गए। ओल्ड लॉज को रिन्यू किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स can get an equal share of family property. It means हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बन जाने से अब बेटों, बेटियों और उनकी मदर्स को फैमिली प्रॉपर्टी में बराबर का शेयर मिलेगा। Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment. Means प्रदूषण कम करने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए नए नए लॉज बनाए गए। तो चिल्ड्रन, आज हमने टॉपिक्स पढ़े। डू लॉज अप्लाई टू ऑल, रूल ऑफ लॉ, लॉ एंड ऑर्डर इन एंशिएंट इंडिया एंड इन ब्रिटिश पीरियड, और हमारे इंडियन लीडर्स ने रूल ऑफ लॉ के इस्टेब्लिशमेंट में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर जनता के वेलफेयर में नए नए लॉज बनाए, ये देखा। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स द टाइम टू चेक योर नॉलेज. Answer the asked questions with yes or no in the comment box. According to you, should a politically and economically powerful person misuse his or her powers to defend a criminal? क्या एक राजनीतिक और आर्थिक रूप से पावरफुल पर्सन को किसी अपराधी को बचाने के लिए अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना चाहिए? एंड इज़ रूल ऑफ लॉ गुड फॉर अ कंट्री? क्या रूल ऑफ लॉ किसी भी कंट्री के लिए अच्छा है? आपने रूल ऑफ लॉ के बारे में इतना कुछ पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू यू किसी भी देश के लिए रूल ऑफ लॉ अच्छा है या नहीं? स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. होप you have understood it properly. See you in the next video. Take care. Thank you.